हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर विद स्टैटिक के साथ इन डेप्थ में कि क्या हमारे लिए प्रोडक्टिव चीज हो सकती है। जो टॉपिक होगा हमारा पॉलिटी गवर्नेंस का होगा, जीएस पेपर 2 को कवर करेगा। देखिए, अभी 2023 का जो अभी एग्जाम होगा आईएएस का, मैंने पेपर को जब एनालिसिस किया तो हमारे दिमाग में और हमारे जहन में एक चीज निकल करके आई है। और जो कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं, कंक्लूजन इस पर पहुंचा हूं कि जब आप किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, उसको आप अगर अपडेट नहीं होते हैं तो आप समझिए कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। आप कहीं ना कहीं आपको जो कि मिसगाइड किया जा रहा है। कहने के लिए कहा जाता है, जब आप सिविल की प्रिपरेशन करते हैं दो चीज बोली जाती है, एकदम प्रायोरिटी में होनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान। पहला, आप अपने सिलेबस को इतने अच्छे से फ्रेंडली हो जाइए अपने सिलेबस से कि आपको कभी लगे ही ना कि ये सिलेबस हमने कभी देखा ही नहीं है या फिर थोड़ा सा अनफ्रेंडली लग रहा है। और ये तब फ्रेंडली होंगे आप जब सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कर रहे हैं तब। और इसी के साथ आपको जो क्या होता है, आंसर राइटिंग करनी होती है इसी के बेस पे। ये होता है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो होता है, आप अपने सिलेबस को करंट अफेयर्स या कॉन्टेम्प्रेरी इशू के साथ कनेक्ट कर लीजिए। और दूसरा ये सबसे जो है कि रामबाण होता है सिलेक्शन के लिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, आज अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं आईएएस का या सिविल सर्विसेज का, सीएस का, जो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम भी है सिविल, सीएस का मतलब सिविल सर्विसेज सेंटर दिल्ली। तो जब आप सिविल की प्रिपरेशन करते हैं तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहला, आंसर राइटिंग, और दूसरा जो होता है आपका कनेक्शन, कनेक्ट करंट अफेयर्स अभी कॉन्टेम्पररी या बोल सकते हो आप स्टैटिक से। ठीक है, कॉन्टेम्पररी का मतलब यह होता है कि प्रेजेंट टाइम में चलती हुई चीजें 50 साल पुरानी चीजों को लिंक करती है। बात समझ रहे हो। और स्टैटिक्स का मतलब होता है जो पहले की गई है और आज हम उसको लाके करंट अफेयर्स में इंक्लूड कर दे। तो आप बोल सकते हो करंट अफेयर विद स्टैटिक्स। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस दो चीजें होती है, आंसर राइटिंग और उसके बाद आपको लिंक करना। जो आंसर राइटिंग के लिए होती है, आपको पहले सिलेबस आपको पूरा पता होना चाहिए। दूसरी बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ मिला करके आप जो कि आंसर राइटिंग करिए। दूसरा चीज, आंसर राइटिंग तभी वैल्यूएबल होगी और एक क्वालिटी आंसर राइटिंग निकलेगी जब आप करंट अफेयर्स को लिंक्स करेंगे आप अपने स्टैटिक्स पार्ट से। तो आज जो टॉपिक है, आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, एक गवर्नेंस पॉलिटी का जीएस पेपर 2 कवर करेगा। क्या कवर करेगा? जीएस पेपर 2 मेंस का कवर करेगा आपका। जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस को कवर करेगा और इसके साथ ही साथ आपका बोल सकते हैं एथिक्स के लिए भी काम करेगा। टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक है दोस्तों इसमें सिमुल्टेनियस इलेक्शन। अब आपके दिमाग में आएगा रियल में सिमुल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है। जनरली लोग बात करते हैं लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है, जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है उनकी बात की जा रही है। तो डायरेक्ट इलेक्शन किसका होता है? लोकसभा का प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। फिर उसके बाद लोकल इलेक्शन में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडी। आप देखिए, ये पिरामिड में बना रहा हूं अब यहाँ पे। अब पिरामिड के हिसाब से आपको समझाऊंगा। पिरामिड कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और जब ऐसा बनेगा तो आप यहाँ पे आप लोकसभा डाल दीजिए, फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और नीचे लोकल इलेक्शन, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और अर्बन लोकल बॉडी। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा लेंथीएस्ट हो जाए, बट हमारा ऑब्जेक्टिव यही होगा कि हम सिलेबस को कवर कर लें। जो आर्टिकल आज आया हुआ है ये सिमुल्टेनियस इलेक्शन के बारे में ये कहता है कि अगर सिमुल्टेनियस इलेक्शन
करवाने के लिए गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी उत्सुक है या फिर बोल सकते हो कि डेडिकेटेड है, तो उनको कुछ चीजें पहले करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेंगी? जो बेसिक चीजें हैं उनको सही करना पड़ेगा। जैसे अभी तक जो इलेक्शन चल रहे हैं लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, अलग अलग इनका टेन्योर है। लोकसभा तो चलो सही है, लेकिन हर साल 2-4 असेंबली का इलेक्शन कंडक्ट होता रहता है। 28 स्टेट है हमारे, और उसमें आप बोल सकते हो 2-3 जो यूनियन टेरिटरी है। अब वहां पे भी जो असेंबली है, पुडुचेरी और उसके बाद दिल्ली में असेंबली है, उनका भी असेंबली का इलेक्शन, भले ही यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उनका भी होता है। कुल मिला के आप बोल सकते हो 30 ऐसे स्टेट यूटी हैं जिनका इलेक्शन एवरी ईयर होता रहता है। अगर मान लीजिए 2023 में एमपी राजस्थान का हो रहा है, तो 2024 में आपका छत्तीसगढ़ झारखंड का होगा। तो अगर आप इनको एक साथ लाना चाहते हो, सबसे पहले आपको हर असेंबली को डिजोल्व करना होगा। बात समझ रहे हो? जितने भी राज्य में सरकारें हैं उनको चीफ मिनिस्टर कहेगा राज्यपाल को अब डिजोल्व करिए। चलिए, ये तो है आसान सा तरीका, कर लेते हैं। दूसरी तरीका क्या है? दूसरा जो चैलेंजेस आएगा इसमें क्या आएगा? दूसरा चैलेंजेस ये आएगा कि जो इलेक्शन हो रहे हैं वो फेडरल स्ट्रक्चर का, फेडरल मान लीजिए संघीय जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं इसका फीचर रिफ्लेक्ट करता है। और संविधान में ये कहा गया है जब हम कोई संघीय व्यवस्था लाते हैं तो उसमें कोई सुधार करने के लिए, तो उसमें यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट राज्य सरकारों की सहमति जरूरी होती है, तभी किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया एज ए फेडरल टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। तो फेडरल का मतलब क्या होता है ये बता देते हैं। जो आपका 7th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या करती है? यूनियन लिस्ट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ बना सकती है, और स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट्स जो कि गवर्नमेंट बना सकते हैं, और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे यूनियन एंड स्टेट दोनों बना सकते हैं। और संविधान में जो संशोधन करने का प्रोविजन है अंडर आर्टिकल 368, जो 368 आर्टिकल के अंतर्गत बोला जा रहा है, इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी। और जो ये 368 है, हम आज इसी को अपना बेस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बेस बनाएंगे। और इससे पहले कुछ हो, हम जो न्यूज़पेपर में जो सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बात समझिए, न्यूज़पेपर में क्या कह रहा है, उसके बाद हम जंप करेंगे कहां पे? एम लक्ष्मीकांत जो पॉलिटी की। अब आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? एक सेकेंड, यहां पे देखिए, ये जो आर्टिकल है बहुत ही अच्छा लिखा गया है आर्टिकल, नो डाउट। इसमें कहा क्या जा रहा है कि रियल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या कह रहा है। इसके बाद और भी जो आर्टिकल्स हैं उसमें क्या है, और इसमें स्टेट का कितना रोल, जैसे अमेंडमेंट रेटिफाइड बाय द स्टेट। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, क्या इसको रेटिफाइड या रिजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चल रही थी संविधान बनने के दौरान, उस समय अंबेडकर ने क्या कहा था। और इसके बाद अगर और भी बात करें हम, तो इसमें ये भी बात आती है, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, ओके, बात समझ रहे हो। अब क्या है कि इसमें करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि रियल में हमें करना क्या है। अब यहां पे हम पूरा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। डिटेल में जब हम देखेंगे तो हमें क्या करना है,
ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ आउटलाइन क्या है कि अभी 2 सितंबर को क्या किया गया, रामनाथ कोविंद फार्मर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, इनकी अध्यक्षता में जो है कि 7 लोगों के साथ, बात समझिए, 8 लोगों के, सॉरी 8 लोगों के साथ एक कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई है। क्या है? कमेटी, कमेटी है। और इसको हेड कौन करेगा? कौन है? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद सर, कोविंद सर। इससे आगे बढ़ूं कि एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोगों के साथ, ये क्लियर करना चाहता हूं, जब ये प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे राष्ट्रपति भवन में, तो इनका स्टेटमेंट सिमुल्टेनियस इलेक्शन के पक्ष में आया था। बात समझिए, इस आर्टिकल में नहीं लिखा है, मैं इस आर्टिकल के इतर होकर के बात कर रहा हूँ। न्यूज में आया था कि इनका स्टेटमेंट इस पे जो है कि सहयोग में था, और दूसरी तरफ इनको इसी कमेटी मुद्दे पे ला करके आज ये हेड बना दिया गया कमेटी का। चलिए कोई दिक्कत नहीं, माना जाता है कि आदमी जो है कि समय के साथ बदलता है और ये जजमेंटल नहीं होता है, परिस्थिति के अनुसार, समय के साथ और प्लेस के अनुसार जो है कि अपने निर्णय में जो है कि अपना निर्णय देता है। आज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो ये यहाँ पे एज ए टीचर हूँ, और अगर मैं कहीं और प्लेटफॉर्म पे या फिर और कहीं बात करता हूँ फ्रेंड के सर्कल में, तो वहाँ पे मेरी बात एज ए फ्रेंड के रूप में होगी। बट यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ, आप लाखों हजारों लोग इसको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि आदमी अपने ओपिनियन बदल लेता है जब परिस्थिति बदलती है, और ऐसा नहीं कि अपने आप को डिफेंस करने के लिए, और इसलिए बदलता है कि प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द जजमेंट, जो जजमेंट का अनुपात कितना सही कितना गलत, वो टाइम प्लेस के हिसाब से भी डिसाइड होता है। तो इनके किया गया। और इसमें एक चीज और मैं बता दूं इसमें कि 7th, ये 7 क्राइटेरिया, 7 इशू इस 8 मेंबर कमेटी के सामने रखा गया है कि आप ये 7 इशू पे आप अपना ओपिनियन दीजिए, आप समझ रहे हैं, और उसमें से उनको एग्जामिन करिए, रिकमेंडेड करिए। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर के फॉर सिमल्टेनियस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का मतलब आप आर्टिकल 368 की बात करते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियल में 368 आर्टिकल क्या कहता है और क्या कहने की कोशिश करता है, और इसके क्या क्या डायमेंशन है। बात समझ रहे हो? सबसे पहले मैं बता दूं, ये 3 तरह के अमेंडमेंट की बात करता है, सिंपल अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट, और स्पेशल मेजॉरिटी +1/2 स्टेट का सहमति। पहले सिंपल, सिंपल की बात करता है, दूसरा स्पेशल की बात करता है, और तीसरा स्पेशल, स्पेशल एंड 1/2 स्टेट की सहमति के लिए। तो जब स्टेट की सहमति वाली बात आती है ना, तो इसमें फेडरल फीचर्स की बात आ जाती है। जैसे फेडरल फीचर का मतलब ऐसा कोई टॉपिक ले जिसमें फेडरल इशू के बारे में बात की जाती हो। जैसे मैं यहाँ पे अब बात कर रहा हूँ कि रियल में फेडरल इशू क्या है, समझ करिए, कोई चेंज रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, जो आर्टिकल 4 बोलता है, राज्य से रिलेटेड कोई अगर चीज चेंज करनी है तो उसमें राज्य सरकार की सहमति बहुत जरूरी होती है। इसके बाद आप आर्टिकल 169 की बात करेंगे, तो इसमें यह बात कह रहे हैं कि अबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए, जिस तरह से पार्लियामेंट में, मैं यहाँ पे नया पेज लेता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, नया पेज लेता हूँ, जो यहाँ पे देखिए क्या बोला, आर्टिकल 169, 169, इसमें क्या क्या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल 169 स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है। अब हम बताते हैं, जैसे हम सेंट्रल लेवल पे बात करते हैं, सेंट्रल लेवल पे मतलब पार्लियामेंट की जब बात करते हैं, ठीक है,
पार्लियामेंट मतलब संसद, संसद की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, तो इसमें कौन कौन आता है? दो हाउस होते हैं, एक होता है लोकसभा और इसके बाद होती है राज्यसभा। हालांकि पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग प्रेसिडेंट भी होता है, प्रेसिडेंट भी होता है। समझ रहे हो आप? दूसरी चीज है, यहाँ पे हम लोकसभा और राज्यसभा की दो हाउस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम स्टेट लेवल पे बात करते हैं, स्टेट्स लेवल पे बात करते हैं, तो देखिए टू हाउस की जनरली बात होती है, जनरल रेयर केस में टू हाउसेस। जैसे यहाँ पे दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं विधानसभा की, विधानसभा की जब हम बात करते हैं, तो जो विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेशन, स्टेट लेजिस्लेशन, तो कुछ स्टेट में जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो इसमें क्या दो हाउसेस है, जनरली दो हाउस। इसको कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, लेजिस्लेशन या फिर असेंबली बोल दीजिए। दूसरा होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बात समझ रहे हो? तो जो ये काउंसिल है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ काउंसिल की, बात जो कर रहा हूं, ये देखिए इसको एबोलिश भी किया जा सकता है, ठीक है, एबोलिश का मतलब खत्म भी किया जा सकता है, और दूसरी बात इसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज, या क्रिएशन की बात किया है, किसी राज्य में नहीं है तो वहां पे बनाया जा। ये छह जो है कि स्टेट में जो कि टू हाउसेस हैं, लेकिन जनरली आप बात करें तो इस चीज को नहीं माना जाता, ज्यादा स्टेट में ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, मतलब असेंबली है। बात समझ रहे हैं? तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना है या फिर एबोलिश करना है अंडर आर्टिकल 169 के अंतर्गत, तो इसमें स्टेट की सहमति लेना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये फेडरल टाइप्स ऑफ द फीचर्स में आ जाते हैं। देखिए जो राज्यसभा है इसको डिजोल्व किसी भी हालत में नहीं की जा सकती, ठीक है, डिजोल्व नहीं किया जाता, बट इसको अबोलिश किया जा सकता है। डिजोल्व नहीं किया जा सकता, अबोलिश, अबोलिश किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? अबोलिश किया जाता है। लेकिन पिछले को 4-5 साल मैंने बात करूं तो बड़ा अटपटा सा एक स्टेटमेंट आया था उसमें, जो इसमें केंद्र सरकार में गवर्नमेंट है कि राज्यसभा कहीं ना कहीं काम करने के लिए बाधा उत्पन्न करती है, इसको जो कि अबोलिश ही कर दिया जाए। अब ये आप लोग पॉलिटिकली मत इसको लीजिएगा पर्सनल पे, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है कुछ ऐसे हाइपोथेटिकल चीज़ें करती है कि उसको पता है कि ये पॉसिबल या संभव नहीं है, फिर भी वो करती है कि जैसे जनमानस में एक अलग तरीके का ओपिनियन बनना शुरू हो जाए। बात समझ रहे हो? और एक ऐसा एजेंडा भी तैयार कर दिया जाता है कि आने वाले सालों में वो रियलिटी में भी बदल जाता है। बात समझ रहे हो? वो पॉलिटिकल टूल देख करके किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि कोई अलग चीज़ें होती हैं, जैसे इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी और इटली के प्राइम मिनिस्टर की, मतलब इसमें वीडियो बहुत ट्रेंड कर रही है, मुझे नहीं लगता क्या इसके पीछे इंटेंशन है। गवर्नमेंट चाहे तो इसको रोक सकती है, बट ऐसा नहीं है। फिर उसमें आता है कि गुड मॉर्निंग के रिप्लाई में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी क्या रिप्लाई दिए, या फिर वो किस तरह से उनका स्माइल पे उन्होंने क्या किया, और भी किसी हेड ऑफ स्टेट के साथ अगर वो हाथ में स्लैप करते हैं या गले मिलते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का किस तरह का रिएक्शन होता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये वास्तव में कोई ऑब्जेक्टिव है, इंटेंशन है, या फिर लोग अपने मनमना यूज कर रहे हैं, या वास्तव में मैं वर्ड ही नहीं यूज करूँगा प्राइम मिनिस्टर का, कि क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट होती है, मैं यहाँ पे मोदी जी का यूज करूँगा कि वास्तव में क्या मोदी जी मतलब इस तरह का चाहते हैं कि नहीं प्रमोट हो, इस तरह के ट्रोल हो,
सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, अगर वो एक रिस्पेक्टेबल पोस्ट पे होता है तो हमारा ओपिनियन उस व्यक्ति के हमारे पर्सनल रिलेशन से नहीं होता है, उसकी हम ऑब्जेक्टिव उसके पोस्ट से हम करते हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट पे अगर कोई भी व्यक्ति बैठ जाए, और कितना भी बुरा क्यों ना, हालांकि बुरा आदमी नहीं बैठ सकता, बट हम जब भी बात करेंगे तो हम अपने दिमाग में रख के बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है और पूरे देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं। जैसे एक बार बात चली थी कि मोदी सूट को लेकर के, कि मोदी सूट इतना है, इतने का पहन रहे हैं, ऐसे पहन रहे हैं, तो उस समय ये भी कुछ बुद्धिजीवी कहे थे कि क्या हम इतने गरीब हैं क्या, कि कमज़ोर हैं क्या, कि हम 10-5 रुपए की कोट जैकेट पहन करके चले। देश इतना बड़ा है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, अगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट का या भी जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है विश्व के प्लेटफॉर्म पे, तो अगर वो करोड़ों का भी सूट बूट पहन के जाए तो उसमें किसी को नाराज़गी नहीं होनी चाहिए, एक प्राउड फील होना चाहिए कि नहीं, हम इस योग्य हैं कि अपने प्राइम मिनिस्टर को इतने अच्छी क्वालिटी के लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाते हैं। बट इसका कुछ लोग मिसयूज भी करते हैं। कुछ दिन पहले ही कोई स्कैंडिनेवियन कंट्री का जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, वो कॉफ़ी लेके जा रहे थे तो हाथ से गिर जाता है, तो उसको वो खुद क्लीन करते हैं। लेकिन यहाँ अगर इंडिया या फिर अगर और भी कुछ कंट्री हैं, देखेंगे 25-50 लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, एक पेन भी गिर जाती है तो लोग दूसरे लोग आ जाते हैं उठाने के लिए। तो ये इस तरह का जो कहते हैं ना कि एक ऊंचाई की छूने के बाद कहते हैं कि जब आप अंत तक हार ना मानिए और सारी जीत को हासिल, सभी अचीवमेंट को आप अचीव कर लीजिए, तो रियलाइज होता है कि सब कुछ पा लेने में और अंत तक हार ना मानने में कोई मतलब कि अंतर नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन जो ये मतलब छोटी छोटी हरकतें लोग करते हैं कि जॉब पा जाएं तो मतलब एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं पेरेंट्स को, फैमिली रिलेटर को, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही गलत है। आप ऊंचाई पे जाइए, अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी वैल्यू को मत भूलिए। तो यहाँ पे जो बात हो रही है हमारी कि राज्यसभा लोकसभा को लेकर के असेंबली को कैसे सिमुल्टेनियस टाइप से इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो हम आर्टिकल अभी बात कर रहे थे 169 को लेकर के, वो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका अबोलिशन या क्रिएशन कैसे किया जा सकता है, तो उसमें राज्य की सहमति जरूरी होती है। और ये फेडरल टाइप्स की जो फीचर्स हो गया इसका। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे फेडरल टाइप्स की अगर मैं बात करूँ कि जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 6 है, शेड्यूल 6 जो है वो जो कि AMMT असम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा स्टेट्स के बारे में बात करती है। वहाँ के जो ट्राइबल्स लोग हैं वहाँ पे उनकी अलग तरीके की पहचान, उनकी अलग प्रोटेक्शन के लिए ये शेड्यूल 6 की बात की जाती है। तो अगर इसको भी अमेंड करना है तो आपको उस राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 368 आर्टिकल की बात करें तो इसको आप एक स्पेशल मेजॉरिटी से जो कि पास करना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ जैसे मान लीजिए इलेक्शन प्रोसेस और कुछ उसमें फेडरल फीचर्स आएंगे, तो उसमें क्या है 1/2 मतलब 50%, 14, अगर 28 स्टेट हैं तो इसमें से 14 स्टेट्स को सहमति देनी पड़ेगी कि नहीं भाई आप अपना भी जो कि इसमें सहमति दीजिए और आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। इसके बाद अगर मैं और भी इसमें आकर के बात करूं कि मतलब और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तो इसमें देख सकते हो कि अमेंडिंग आर्टिकल 368 के बारे में बात किया जाता है। उसके कमेटी को रेफर किया, सेलेक्ट कमेटी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। यहाँ पे जब अमेंडमेंट रेटिफाइड जो स्टेट्स होते हैं उनको जो आर्टिकल 368(2) है, आर्टिकल जो 368(2) है, इसमें क्या है कि अगर कोई फेडरल फीचर्स की अगर बात किया जाए तो इसमें स्टेट की सहमति लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिना उनकी सहमति से नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ ये भी चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर बात करूँ आप लोगों के साथ तो, और जो यहाँ पे फेडरल टाइप के जो फीचर्स है, जैसे मान लीजिए क्या इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी एक फेडरल टाइप्स के जो कि फीचर्स है। तो अगर आप करते हैं तो इसको जो कि करने के लिए 54 और 55 जो आर्टिकल है इसको भी आपको अमेंडमेंट करके जो कि स्टेट की सहमति लेनी पड़ेगी।
फिर उसके बाद आप अगर एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन और स्टेट के बीच में अगर चेंज करना चाहते हैं तो 73 और 162 आर्टिकल के अंतर्गत उसमें भी फेडरल फीचर्स है, संघीय व्यवस्था है, राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिगार्ड में अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं आर्टिकल 124 से लेके 147, और हाई कोर्ट में 214 से लेकर के 231 तक अगर कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हो तब भी राज्य की सहमति लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुल कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कोई बदलाव आप अगर करते हैं तो आपको उसमें 1/2 जो राज्य हैं 28 हैं उसमें से 14 लोगों की सहमति लेनी जरूरी हो जाती है। फिर उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करें यूनियन और स्टेट के बीच में तो आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में जो आएगा उसको लेकर के करते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें 7th शेड्यूल है जो, उसमें भी अगर आप जो फीचर्स आते हैं 7th शेड्यूल में क्या है, डिवीजन ऑफ द ड्यूटी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में उसमें भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। तब भी आप जो है कि आपको अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत फेडरल फीचर्स आएगा तो आपको 1/2 राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि पहली फर्स्ट इंस्टांट जो देखा जाए 101 जो हमारा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द GST के, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु सेवा कर के लिए जो बिल लाया गया था संविधान को अमेंडमेंट करके 101, तो उसमें भी 1/2, यहाँ पे कलर में चेंज कर रहा हूँ, 1/2 जो कि स्टेट की सहमति उसमें लगी थी। कुछ स्टेट देर तक दिए, कुछ लोग दिए। जो स्टेट की सहमति होती है मित्रों ना, वो प्रेसिडेंट के सहमति से पहले मिलना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आज 20 तारीख है, ठीक है, 20 सितंबर है, ठीक है, और आज जो है कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट जो कि अपनी सहमति दे रहे हैं तो 19 तारीख को ही या फिर 20 तारीख से पहले जो है कि 1/2 टोटल स्टेट्स का जो है कि असेंट मिल जाना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया। और इसके बाद देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब असेंबली बनी हुई थी, जब बहस चल रही थी इस रिकॉर्ड में, तो अंबेडकर का भी एक बड़ा ही अच्छा स्टेटमेंट आया हुआ था कि नहीं भाई हमें किस हिसाब से और इस तरह की जो कि चीज़ें करनी चाहिए। तो उन्होंने समर्थन ये किया था, इन्होंने ये कहा था, असेंबली डिबेट अंबेडकर ने कहा था, रेटिफिकेशन बाय स्टेट फॉर द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है फेडरल स्ट्रक्चर को। ये भी पुरजोर अपना सहमति दिए थे कि अगर मान लीजिए कोई फेडरल टाइप्स ऑफ द फीचर्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान में कोई संशोधन किया जा रहा है तो इसमें राज्यों की सहमति लेने से एक ऐसा रिफ्लेक्शन होता है कि हमारा फेडरल संघीय व्यवस्था और यूनिक और मतलब बोल सकते हो कि अच्छी है। लेकिन ये भी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि हर विषय पे अगर मान लीजिए पूरे जितने संविधान संशोधन किया जा रहा है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, अगर जितने भी संशोधन किया जाएगा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत राज्यों की सहमति लेना जरूरी हो जाएगा। तो आप समझिए कि संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया और रिजिड हो जाएगी। कहा जाता है, सवाल पूछा भी गया है PCS में, IAS में, कि हमारा संविधान कैसा है, फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो हमारा दोनों है, कुछ मामले में बहुत ही सॉफ्ट है और कुछ मामले में इतना रिजिड है कि आप उसका अमेंडमेंट ही नहीं कर सकते। आपको मूल अधिकार फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट करना है, आप नाक रगड़ नाइए लेकिन अमेंडमेंट जल्दी नहीं कर सकते अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का अगर वायलेशन करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर आधारभूत संरचना केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है, इंक्लूड किया गया। ये एक संविधान के लिए ऐसा मिलस्टोन साबित हुआ दोस्तों, जिसका आज भी हम पूजा करते हैं। और हमेशा जब कोई केस आता है तो हम कहते हैं केशवानंद भारती केस, केरला से वो निकल करके आया था, एक इतिहास बना करके चला गया और आज हम उसी को फॉलो करते हैं। हालांकि कुछ समय महीने पहले आप पीछे जो है कि काफ़ी बहस भी चली थी बेसिक स्ट्रक्चर को लेके, हालांकि वो आज टॉपिक नहीं, हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके बाद
बोल रहे हैं कि अगर कैन द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट स्ट्रक डाउन इफ नॉट रेटिफाइड, अगर मान लीजिए 1/2 अगर स्टेट उसको रेटिफाइड नहीं करते हैं तो क्या ऐसा संभव है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। जैसे अगर आर्टिकल हमने अभी डिस्कस किया है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101 जो जीएसटी से रिलेटेड है, अगर इसको 1/2 स्टेट अगर सहमति नहीं दिए होते तो क्या 101 संविधान संशोधन खत्म हो गया होता। वो एक बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 केसें आई थी। एक केस आया हुआ था 1992 में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, 10th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में आया हुआ था। एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। 1992 में आया हुआ था एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, जो 10th शेड्यूल में बात करता है, लेकर के आया हुआ था। इसमें चेंजेस करने की जो 85 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, अमेंडमेंट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट अमेंडमेंट वाज नॉट, एक ग्राउंड जो था उसमें एक आ गया था, जो अमेंडमेंट है वो जो है कि राज्य की रेटिफिकेशन नहीं लिया गया था। उसके बाद जब बात डील डिफेक्शन के बारे में ये बात करता है, पर्पज फॉर जुडिशरी ऑल अ कोर्ट द वर्चुअल पैराग्राफ, तो फिर इसको जो कि जुडिशरी ने फिर हाईलाइट किया, फिर इस प्रोविजन को जो है कि कुछ रेटिफाइड करने के लिए हाफ स्टेट के किया। फिर उसके बाद अगला जो सिस्टम आया हुआ था, जो आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 को एक केस में 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जोड़ा था पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्ड्स को, इसको जो कि स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो कि फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें स्टेट की सहमति नहीं थी, कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अगर करता है तो कर दिया जा सकता, वो जज किया जाएगा कि ऐसा तो नहीं है कि जो लॉ बना है बेसिक स्ट्रक्चर या जो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ वायलेशन करता हो। इसके बाद मित्रों हम आगे चलेंगे, अपना डिस्कस कर रहे हैं इसमें, एक सेकेंड। इसमें ये है कि अगर स्टेट को ये भी क्या है कि अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दे दिया, तो इसमें क्या, अगर स्टेट अपना असेंट नहीं दिए हैं तो उस केस में क्या होगा। प्रेसिडेंट दे देता है, अगर बाद में स्टेट्स अगर अपना असेंट देते ना, वो वैलिड हो जाएगा। बात समझिए, ठीक है, तो वो वैलिड माना जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका 20 सितंबर को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया, लेकिन 22 सितंबर तक 1/2 अगर स्टेट अपना असेंट देते तो क्या होगा, वो जो कि वैलिड होगा। बात समझे, कुछ केसेस में नहीं हो पाता है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिबरल है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो उसको एडजस्ट कर लेता है। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि लॉ कमीशन का इस पे, ठीक है, कि क्या ऑब्जेक्टिव, क्या ओपिनियन रहा है। 2018 में लॉ कमीशन ने इसके बारे में बात किया है, ठीक है। 2012 में इसके बारे में जो लॉ कमीशन था इसने बात किया है, और जो 2008 में कमीशन था लॉ कमीशन, उसको जो चेयर किए थे BS चौहान ने किया था। देखिए ये कहते हैं कि ये सिमुल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, कब तक, जब तक आप अमेंडमेंट नहीं करते हैं। कहाँ कहाँ पे ये कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, रूल ऑफ प्रोसीडर लोकसभा और असेंबली की बात करते हैं, बिफोर सच ये पोल इज कंडक्ट, पोल कंडक्ट होने से पहले आप इसको अमेंड करेंगे तब जाकर के होगा। इसके बाद एक भी करें कि 50% ऑफ द स्टेट का असेंट भी चाहिए। इसके बाद एक जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोकसभा के PDT आचार्य हैं, ये बहुत अच्छे आर्टिकल लिखे हैं पॉलिटी पे लेकर के, ठीक है, बहुत ही UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। अभी डिस्कस इनका आएगा तो हम डिस्कस जरूर करेंगे, हालांकि एक बार किए भी होंगे, इसको लेकर के ये बोल रहे हैं। इसमें ये बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कई चीज़ें आपको अमेंडमेंट करने के लिए असेंड करने पड़ेगा, और इतना आसान भी नहीं है कि आप आसानी से इस चीज़ को कर लीजिए। अब हम आएंगे क्या डिस्कस करेंगे, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं मित्रों, यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा लेकर के अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को।
जो हमारा पॉलिटी का होगा, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस होगा, एक सेकेंड, फोकस होगा अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो 368 आर्टिकल है यही हमारा फोकस होगा। क्या रहे हैं कि इंडिया का लाइक एनी अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, और ये अमेंडमेंट जो बात की जाती है 368 आर्टिकल पार्ट 20, ठीक है, ये रोमन अक में लिखा गया 20 पार्ट में ये बात की जाती है। और हम इसमें ये भी बात करेंगे कि रियल में कितने टाइप्स के जो कि अमेंडमेंट होता है अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत। इसके बाद मित्रों हम बात करेंगे सीधे आकर के, देखिए ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट किया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट एक चीज आप ध्यान रखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जो 1973 में, ठीक है, केशवानंद भारती केस, ठीक है, केशवानंद भारती केस के अंतर्गत लाया गया, उसका वायलेशन ना करे तब जाकर के आप अमेंडमेंट कर सकते हो। इसके बाद मित्रों हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पे। ये कह रहे प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट करने के लिए अंडर आर्टिकल 368 के। ये कह रहे अमेंडमेंट इनिशिएटेड, पहली बात है इनिशिएट कहाँ करा जाएगा ये पता होना चाहिए। ये सबसे पहले देखिए पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा पार्लियामेंट के किस हाउस में, पार्लियामेंट के किस हाउस में, ठीक है, हाउस का मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। तो देखिए या तो लोकसभा में या राज्यसभा दोनों में किया जा सकता है, बट पार्लियामेंट में किया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं किया जाएगा। के बाद बिल जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, कोई भी कर सकता है इंट्रोड्यूस करने के लिए, या मिनिस्टर कर सकता है या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। प्राइवेट मेंबर वो जो मिनिस्टर नहीं, अदर देन मिनिस्टर, ठीक है, इस चीज को लेके कर रहा है। और इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है पहले कि प्रेसिडेंट आप अपना असेंट दीजिए, ऐसा चीजें नहीं है, पहले उनको नहीं ये है कि आप अपना असेंट देंगे तभी जो कि चीजें होंगी। इसके बाद बिल मस्ट पास, जब बिल पास किया जाता है तो ये स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, और ये मेजोरिटी टोटल मेंबर जो होते हैं उनके जो मेजोरिटी में 2/3 मेंबर आर द प्रेजेंट एंड द वोटिंग, ये जो टोटल है उसका मान लीजिए कि प्रेजेंट है, और मान लीजिए कि टोटल का जो प्रेजेंट है मान लीजिए 500 है, 500 इसका जो कि 200 है प्रेजेंट है, 300 जो कि गायब है, तो 200 का स्पेशल मेजोरिटी से हम पास करेंगे। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब आप 100+1 पे करके करेंगे, ठीक है, 100+1। फिर उसके बाद ईच हाउस, चौथा कि ईच हाउस जो है कि पास करेगी और डिसएग्री कर सकती है, और अगर ये डिसएग्री कर लेते हैं तो इनके बीच जो है कि कोई जो कि ऐसा प्रोविजन नहीं है कि ज्वाइंट सेटिंग ऑर्गेनाइज करवाया जाए, ज्वाइंट सेटिंग नहीं किया जा सकता, ये शुड बी रिमाइंड। उसके बाद ऑप्शन जो 5वां है, इसमें यह कहा जाता है कि बिल सीखता अमेंड फेडरल, अगर फेडरल स्ट्रक्चर की अगर कोई बात किया जाता है तो ये मस्ट है, बात समझिए, ये मस्ट है कि स्टेट 1/2 स्टेट्स की, मान लीजिए 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो इसके 14 राज्यों की सहमति लेना जरूरी है, और तभी जाकर के सिंपल मेजोरिटी बाई पास किया जा सकता है, मेजोरिटी द मेंबर। और सब कुछ हो जाने के बाद विधिवत जो है कि पार्लियामेंट पास करेगी, रेटिफाइड करेगी स्टेट लेजिस्लेचर से, और उसके बाद बिल जो कि प्रेजेंट किया जाएगा कहाँ पे, प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट, मतलब प्रेसिडेंट अपना असेंट देना जरूरी होता है, और ये बिल को असेंट दे या फिर रिटर्न कर सकता, ये या तो देगा विद होल्ड, मतलब देना ही देना, उसको ना तो अपने पास होल्ड रख सकता है और ना ही रिजेक्ट कर सकता है। कहने का मतलब है जो इसको वीटो पावर दी गई है, यहाँ पे देखिए जो वीटो पावर दी गई है, वीटो पावर अंडर आर्टिकल 111, ठीक है, वीटो पावर जो दी गई है इसका यूज नहीं कर सकता किस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उसको सहमति किसी भी हालत में दोस्तों देना ही है।
के बाद है कि प्रेसिडेंट अपना जैसे ही असेंट देता है बिल जो है कि एक्ट बन जाता है। हमें पता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा जैसे ही एक बिल को पास करती हैं, ठीक है, और ये बिल जैसे ही प्रेसिडेंट का, ठीक है, प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है, ठीक है, असेंट जैसे ही मिलता है और ये बिल क्या होती है, एक्ट बन जाती है। रिमाइंडेड, ठीक है, इस चीज को देखिए। इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे टाइप ऑफ अमेंडमेंट। इसके अंतर्गत कितनी तरह की अमेंडमेंट होती है। जनरली आप देख सकते हैं दो तरह की अमेंडमेंट, एक हो जाता है स्पेशल और रेटिफाइड द वन बाई टू स्टेट से, और एक सिंपल मेजॉरिटी से, सिंपल और स्पेशल मेजॉरिटी। लेकिन जनरली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो तीन तरह से अमेंडमेंट किया जा सकता है। जैसे एक होता है आपका, यहाँ पे बोल सकते हो सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा जो है कि एक कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेशल मेजॉरिटी बाय पार्लियामेंट और रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट 1/2। बात समझ रहे हो, इस चीज को लेकर के है। तो ये चीजें थी, हमने डिस्कस किया कि जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे बात किया जाए कौन कौन सी ऐसी चीज है कि पार्लियामेंट जो है कि सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है, तो इसके बाद कोई नया राज्य इस्टेब्लिशमेंट करना है, या राज्य नया बनाना है, या फिर उसके बाउंड्री को कम ज़्यादा करना है, या फिर लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसको जो है कि अबोलिश करना या क्रिएशन करना है। सेकेंड शेड्यूल जो है उसको, फिर कोरम ऑफ द पार्लियामेंट 1/10, या फिर सैलरी अलाउंस के लिए, रूल पार्लियामेंट का बनाने बिगाड़ने के लिए, प्रिविलेजेस के लिए, यूज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, मेंबर परसेंटेज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के लिए, और यूज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सारे आप सिंपल मेजॉरिटी में पास कर सकते हो। फिर उसके बाद सिटीजनशिप, इलेक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, डिलिमिटेशन कमीशन, यूनियन टेरिटरी, ये सारे फिफ्थ शेड्यूल। स्पेशल मेजॉरिटी में अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसमें स्पेशल मेजॉरिटी में अगर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पहले में नहीं आती है। और स्पेशल और प्लस 1/2 स्टेट का कंसेंट लेने के लिए जो फेडरल टाइप के जो कि फीचर्स होते हैं उसको। अब देखिए आप फेडरल टाइप्स के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो कि लेकर के, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन द लेजिस्लेटिव पावर को लेकर के, जीएसटी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, फिर उसके बाद 7th शेड्यूल जो फेडरल की बात करता है, हमने डिस्कस भी कर लिया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट इन पार्लियामेंट में कितना होगा, पावर ऑफ द पार्लियामेंट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीडिंग 368 आर्टिकल के अंतर्गत, ये हमने डिस्कस किया 1 to Z सारी चीज़। हालांकि कुछ क्रिटिसिज्म भी किया गया है, क्रिटिसिज्म इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस, हमें बस एक ओवरऑल नॉलेज लेना था कि हमें क्या फिगर आउट करना है, राइट। मेरे हिसाब से कि हमने कवर किया सिमुल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के, तो मैं अपने लेक्चर को आज यहीं पे इन करता, फिर आगे कोई अपडेशन आता है तो फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन एंड जय हिंद जय भारत।